अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। 16 दिसंबर की तल्ख यादें 2014 को ये सानिया बरपा हुआ था। सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा सानिया एपीएस के जो शहदा हैं, एक नज़म शहदा की माओं के नाम है। बड़ी खूबसूरत तहरीर ये लिखी गई है, नज़म लिखी गई है, इसको मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। माँ अब भी राह तकती है जाँ फरोश जुगनू से बेटे का, ज़ब्त है कि ना पूछो जाँ बलब शीर ख्वार का लाशा। खुद माँ ने फिर से सवारा था अलस सुबह जो मुस्कुराता था। माँ की आंख का तारा जिसे लिखना था, पढ़ना था, बहुत ही आगे बढ़ना था। जुल्मत शब से घबरा कर, कई दोस्त अहबाब गंवा कर, चंद मरहूम सवालात सीने में दफन किए, मासूमियत से घर लौटा था। बड़ा चुपचाप सा था, दम साध कर लेटा था। उलझे थे खदोकाल जिनको खुद माँ ने बड़े नाजों से सवारा था। वो शीर ख्वार के जिसने दुश्मन को रन में ललकारा था। गम से निढाल शेर दिल की उदास माँ, सब्र से बढ़कर और क्या करती। माँ तो माँ है ना, अब भी राह तकती है, अब भी राह तकती है। 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 बरस बीत चुके हैं और इस सानहे के अगर मैं बात करूं, अलमनाक सानिया जो गम की दास्तान रकम कर चुका है। पाकिस्तानी तारीख का ऐसा कोई वाक़या नहीं है जो इससे ज़्यादा बड़ा वाक़या हो। और अगर इसके हवाले से बात की जाए तो 144 के करीब जो तादाद बताई जाती है, बल्कि ज़ायद ही है, तलबा और असातिज़ा जो शहीद हुए थे। लेकिन उस मैदान जंग में भी जो गलतियां थीं, जो गफलतें थीं, उस पर भी आज बात करूंगा, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं। जिम्मेदारान कौन थे और वो आज कहां पर हैं, कैफर किरदार तक उन 6 जो दहशतगर्द थे उनको तो पहुंचा दिया गया था, उसी वक्त मलिया मेट कर दिया गया था। लेकिन क्या जो उसके पीछे मास्टरमाइंड थे, जो लोग थे, जो दिलखराश वाक़यात आज भी बच्चे लेकर बैठे हुए हैं। जब वो उस स्कूल में जाते हैं तो आज भी कुछ बच्चों के जो बयान थे वो कलम बंद किए गए कि आज भी हमें वो यादें सताती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने इस खास मौके पर मुझे वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। जनरल साहब, जानना ये चाहूँगा कि 6 बरस बीत चुके हैं इस वाक़े को, इस सानिया को, अलमनाक सानिया है, क्या कहेंगे सर आज आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या था कि किसी में भी अगर थोड़ा सा भी एहसास है तो वो इसको भूल नहीं सकता। कम अज़ कम हम लोग जो इस चीज़ के रावी, जो जिनके होश हवास में ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ, वो तो जीते जी नहीं भूलते इसको। दुख भी है, अफसोस भी है, और उसके साथ साथ ये कि कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं है कि वो उन लवाहकीन की, उन माँ बाप की कोई दिलजोई कर सके, उनके लिए कोई ऐसा काम कर सके जिससे कि कुछ इजाला हो उनके दुख का और तकलीफ का। वो आज भी अपने बच्चों के दुख में उसी तरह गम में घुलते नजर आते हैं। और वक्तन फ़क्तन जब कभी किसी का टेलीविजन पे या इधर उधर कोई इंटरव्यू लेता है तो वो गम झलकता हुआ नजर आता है उनके अंदर से। फिर सिर्फ एक तसल्ली जो है वो ये है कि इन बच्चों की कुर्बानी ने उस वक्त कम से कम पाकिस्तान के अवाम और हुकूमतों को, सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया और एक मजबूत प्लान बनाई गई जिसके जरिए दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ी मदद मिली, जैसे हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। दूसरा जो अमल हुआ ये कि पूरे पाकिस्तान में ये एहसास जागा कि बच्चों की हिफाजत करना इन दरिंदों से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको बड़ा बखूबी सर अंजाम देना चाहिए। लिहाजा तमाम स्कूलों का हमने देखा कि फौरी तौर पे उनकी जो इंतज़ामिया थी उन्होंने उसके हिफाजती इंतजाम बेहतर करने शुरू किए, जो कि पहले भी होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे, गफलत थी, मगर बाद में काफ़ी उसमें बेहतरी आई। और अल्लाह का करम है कि ये छोटे बच्चों को दोबारा कोई ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा, ना ही माँ बाप को देखना पड़ा, अल्लाह ने महफूज रखा। तो अब तो हालात है लेकिन इस वक्त काफ़ी बेहतर हैं। जी। जो इसमें दुख और तकलीफ की बात है वो ये है कि जब ये वाक़या हुआ तो भारत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ बहुत हमदर्दी का पैगाम दिया और कहा ये भारत बड़े दुख में है। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि हमें उसी वक्त पता लगना शुरू हो गया था कि ये भारत के ही कौंसल खाने में ये मामला तैयार किया गया है। और फिर बाद में तफसीलात खुलती गईं
और हमें उन लोगों की पूरी तफसील पता लग गई कि कहाँ पे क्या हुआ और कैसे किया गया। लेकिन आप देखिए कि कैसी मुनाफिकत से भरी सियासत है इस दुनिया की, कि बड़ी कुव्वतें अपने मुफादात की वजह से इंसानियत, इंसानी हकूक वैसे नाम लेते हैं, लेकिन उसको छोटी कौमों के अगर मामलात हों तो पामाल करके रख देते हैं। जी। पाकिस्तान ने तमाम उन लोगों के नाम दिए जो कि भारत से इनका ताल्लुक था, और उन्होंने इस वाक़े और बाद में जो बाचा खान यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ था उसके वाक़े में वही लोग मुलव्वस थे, और उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन को कहा। लेकिन अमेरिका ने ये काम नहीं होने दिया। अब इंसाफ की रूह से तो ये होना चाहिए था, हालांकि इसमें उनके ऊपर क्या सफरी पाबंदी लगती, उन पे कोई उनका कोई एसेट है तो वो जब्त हो जाता है, वहां पे सजा तो दी नहीं जा सकती, सजा तो किसी मुकदमे के फैसले पे ही दी जा सकती थी। लेकिन अमेरिका ने वो भी नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें भारत को शर्मिंदगी होती, सुखी होती, क्योंकि भारत तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाता था कि हम दहशतगर्दी कराते हैं। और जब उनके लोगों को पाकिस्तान के अंदर और इतने घिनौने कामों के लिए, घिनौने दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होकर दुनिया करार दे देती कि ये दहशतगर्द हैं, जी। तो भारत को शर्मिंदगी होती। अच्छा, और इसी जनरल साहब, मैं शर्मिंदगी से एक बचाने एक के लिए जी, इन्होंने इंसाफ को भी बालाताक रखा। जनरल साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। एपीएस का वाकया हुआ, आपने खुद भी बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई, बातें सामने आई कि भारतीय कॉन्सुलेट में भारी मिकदार में पैसे पैसे दिए गए थे ना, तो हम जी, उस पैसे मामले को, वापस। उस नैरेटिव को क्यों बिल्ड करने में हमेशा नाकाम रहते हैं? चाहे कश्मीर का मामला हो, एपीएस में दहशतगर्दी का मामला हो, पीछे नापाक अजाइम भारत के ही होते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह बेहतर तरीके से प्रीच करने में नाकाम क्यों रहते हैं सर? वो इसलिए कि हमारे अंदर न मेहनत करने का, न फालतू काम करने का जज्बा है। जी। हम समझते हैं कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो काफी है, हम समझते हैं कि एक ट्वीट लिख दी तो वो भी काफी है, नहीं तो आप एक डोजियर इशू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाएं वो भी काफी है। हालांकि ये चीजें काफी है नहीं। आपने डोजियर इशू किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डोजियर चले गए लोगों के पास, वो उठा के उसको अंदर कहीं रख लेंगे और फिर शायद उनको पढ़ने का मौका ना मिले और कुछ दिनों में वो वैसे भूल जाएं कि कोई ऐसी चीज आई थी। ये तो हमारा काम है कि उनको याद दहानी कराना, और डेलीगेशन पे डेलीगेशन इन मुल्कों में जाएं, जी। उनको ब्रीफ भी करें, उनको एहसास दिलाएं, उनके सवालात के जवाब दें, फिर थिंक टैंक्स को पकड़ें, उनसे उसके ऊपर मज़ामीन लिखवाएं। ये ऐसा अमल होता है जो कि आपको यूं यूं आप कह लीजिए कि जिस तरह कोई किसी के पीछे नहीं पड़ जाता जी। कि उसकी जान अजाब मिले, बस वो काम है कि आपने इस किस्से को छोड़ना नहीं जब तक कि आपके नताइज जो आप लेना चाहते हैं वो मिलना जाए। तो ये हम करते नहीं हैं। नहीं, बड़ी बड़ी यही ज़बरदस्त वजह आपने थी बात की कि हम कहीं ना कहीं वीक हैं इन चीज़ों के अंदर। जनरल साहब, आप बड़ा डीप बहुत। एनालिसिस रखते हैं, लेकिन बड़ा एक तल्ख सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि एपीएस का जो सानहा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था सर? गफलत किसकी थी सर? देखिए, गफलत तो पूरे सिस्टम की, क्योंकि ये जो लोग थे ये अफगानिस्तान से चले, जी। जैसे मैंने कहा कि कॉन्सुलेट में वहां थे, वहां ब्रीफिंग हुई। अब वहां से जब चलते हैं तो रास्ते में लेवीज हैं, फिर शहर में आ गए, पुलिस है, मुख्तलिफ वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। फिर जब स्कूल की बिल्डिंग पे पहुंचते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग पे लोकल जो सेक्शन हेडक्वार्टर है आर्मी, उनके लोग वहां पे खड़े हैं पहरेदारी वगैरह पे। जी। वहां ये हुआ कि उस वक्त ये जरबे अजब ऑपरेशन ये चल चुका था, और ऑपरेशन जरबे अजब की वजह से छावनी में से ज्यादा ट्रुप्स जो थे वो सारे आगे शुमाली वजीरिस्तान जा चुके थे। हम्म। तो अमूमन ये होता है कि जब आप जंग में जाते हैं तो अपना सारा सामान, चूंकि ज्यादा कीमती सादा सामान, असला वगैरह चले जाता है, तो पीछे सिर्फ छोटी मोटी इमदादी पार्टियां छोड़ दी जाती हैं जो कि रात को चौकीदारी भी करती हैं, और कोई छोटा मोटा सफाई का काम कर दिया, कहीं कोई चीज ला के रखनी है डेपो से कहीं से तो वो ला के रख दी, उससे ज्यादा उनका काम नहीं होता। तो वो फिर आप हर जगह तादाद लोगों की बड़ी मुख्तसर कर देते हैं। तो ये पहलू भी था, लेकिन उसके बावजूद आर्मी ने ये किया कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके चंद दिन लगे उस सोच से, उन हालात से ज़हनी तौर पे निपटने के लिए। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई, जी। क्योंकि आर्मी का तौर तरीका ये है कि यहाँ पे फौरन, क्योंकि आर्मी के पास अपने पास कवानीन है चुके, और आर्मी को किसी मजिस्ट्रेट या अदालत के पास नहीं जाना पड़ता, वहीं सजा देनी होती है, तो वो बड़ा जल्दी काम हो जाता है।
लिहाजा आर्मी ने फौरन इंक्वायरी शुरू कर दी, और इंक्वायरी करके तो आर्मी ने अपने तौर पे जिसको समझा कि वो उनके सेटअप में जिम्मेदार है, यानी उस स्कूल की बिल्डिंग के नुक्ता निगाह से, जी। तो इन्होंने उनको सजाएं दे दी। अच्छा, आप बाकी क्या समझते हैं, मुकामी लोगों की मिली भगत के बगैर क्या ये जो भी सानिया नहीं नहीं, हुआ इसको करना पॉसिबल हो ही था नहीं क्या? सकता, हो ही नहीं सकता। ये सब इन्वॉल्वमेंट थी जितने क्या भी सर? वाकयात हुए हैं, जी। जितने भी वाकयात हुए, उनमें लोकल पॉपुलेशन, कोई ना कोई लोग उसमें मुलव्वस थे जो सहूलतकार थे। जी। सहूलतकार के बगैर नहीं, क्योंकि बाहर से एक आदमी अफगानिस्तान से चला है, उसको शायद पूरी तरह रस्तों का भी पता नहीं होता। हम्म। फिर ये है कि अगर वो रास्ते में ये सुइसाइड जैकेट या इस तरह की चीजें, वेपन वगैरह उठा के लेके आए तो वो पूछ लेगा। तो वो भी लोकली यहाँ पे सहूलतकार ने कहीं से मैसर करने होते हैं। हम्म। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से सहूलतकार की अहमियत बहुत है। अगर वो पकड़े जाए, मारे जाए, तो बाहर से आके किसी को दहशतगर्दी की कार्रवाई करने में बड़ी दुश्वारी आ सकती है, वो नहीं कर सकता। तो ये सहूलतकार थे यहाँ पे, वो पकड़े गए, उनको सजाएं भी हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत ही घटिया, और जो जो जब भी इमरजेंसी, जब भी कभी कोई संगीन किस्म के हालात आए, तो ये उसको निपटाने के अहल नहीं है। नतीजा ये कि ये जज साहब जो इंतकाल कर गए अभी, वकार सेठ साहब, उन्होंने 72 के 72 जो दहशतगर्द थे, जिनमें ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाले भी थे, उनको एक ही जुम्बश कदम से अपनी उनको रिहा कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने उसके बाद फिर कोई इसी तरह 30-40 का, ये कोई 125 150 के करीब लोगों को उन्होंने बरी कर दिया। फिर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं देने का फायदा क्या है उनको? वो फिर अभी पड़े हुए हैं, उनके केस लटके हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। जीएसपी ने, आर्मी ने स्टे लिया था, तो उनके केस जो है वो लटके हुए हैं, लेकिन किसी चलेंगे। तो ये बड़ा मसला है कि जो हमारा कानून शहादत है, वो शायद उसमें कोई कमजोरी है या कुछ, लेकिन अदालतें वो अपना बस रुख लेती हैं। ये दहशतगर्दों का छूट जाना बहुत बड़ा एक सान्या था, क्योंकि जब आप इनको पकड़ते हैं कहीं छापा मार के या किसी जगह, तो आपके पास गवाह नहीं होते इन लोगों को देखने के लिए। ये तो आपने पकड़ा तो जाके उसको आपने बंद करवा दिया जेल में, सराफों में, जो जेलें भी इधर ही यूनिट्स के अंदर होती हैं, आर्मी यूनिट्स में, और खुद वो फिर मैदान जंग में चले जाते हैं। फिर वो कोई वापस नहीं रहता कि जनाब फलां गवाह था, फलां ने पकड़ा था, ये था, वो था, वो तो होता ही। अच्छा जनरल साहब, ये जो 16 दिसंबर है 2014 का वाकया, लेकिन 16 दिसंबर अगर 1971 की भी बात की जाए, सकूत ढाका, मैं थोड़ा सा इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से हर दिफाई मामलात के ऊपर हमेशा ऑन बोर्ड रहते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर ये है, गलती का तयन जिम्मेदार कौन था? क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ ऑपरेशन सर्च लाइट के हवाले से ना, तो 26 मार्च से 25 अप्रैल तक ये चला। तो वो मोदी सरकार ये क्लेम करती है और भारत ये क्लेम करता है कि 30 लाख बंगालियों को वहां पर मारा गया था पाक अफवाज की जानिब से। लेकिन ये तमाम जो प्रोपेगेंडा ये दम तोड़ जाता है जब शर्मिला बॉस ने तहकीक की, एक इंडिविजुअल बॉडी थी, उसने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले, घर घर जाकर पूछा कि आपके घर में किसी की मौत हुई है, तो ये दम तोड़ गया। लेकिन जिम्मेदार कौन था सर सकूत ढाका का? मैं बता रहा हूं, ये जो सकूत ढाका का मसला हुआ, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल थे, जो कुछ तो पहले से ही थे, लेकिन कहीं भी पहले से ये सूरत हाल नहीं थी कि यूं कह दिया जाए कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन जाएगा, ये नहीं था जी। और जो 6 पॉइंट्स की जो बात की जा रही थी, जो कि मुजीबुर रहमान ने पेश किए कि जी मेरा ये मुतालबा है 6 पॉइंट्स का, वो पॉइंट्स उस जमाने के मुताबिक वो काफी सख्त थे, और ये सोचा जाता था कि ये बुनियादी तौर पे ये मुल्क से अलहदा होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जी। आज ये 6 पॉइंट्स पे अमल हुआ तो मुल्क तकरीबन अलहदा हो जाएगा। फिर कुछ वक्त के बाद कोई नया मुतालबा आएगा और मुल्क बिल्कुल दोस्त हो जाएंगे। उसको बचाने में मुज़ाकरात चलते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन एक बड़ा जो जुल्म हमने किया वो ये कि एक तारीख हमने अनाउंस कर दी कि जनाब फलां डेट को ढाका में पार्लियामेंट का इजलास होगा जी। अब वो बंगाली जो है वो मुतमईन, और उन्होंने बल्कि खुशी का इजहार किया, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास होता है तो फिर वो नेचुरली उसमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान को थी, मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बन जाता पाकिस्तान का।
लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने वहां जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मगरबी पाकिस्तान से कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई गया हम टांगे तोड़ देंगे। नहीं सर, बेज़ाब्तगियां तो हुई है ना। अगर अब्दुल कादिर मल्ला की बात कर लूं, जिसको फांसी दी गई बांग्लादेश में, मुशीर खारजा, वजीर खारजा जो सरताज अजीज साहब थे, वो कहते हैं कि भाई उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ये बांग्लादेश का अपना दाखिली मामला है। लेकिन अगर मैं 9 अप्रैल 1974 की बात करूं, सह फरीकी मुआहिदा हुआ था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो सर फिर हमने बिल्कुल क्या ये किया? उस मुआहदा शख्स ने यही तो पाक था, फौज का साथ दिया था ना। ये तो मुआहदा हुआ था। जी लेकिन बात यह है कि माहिदा जो है उससे इम्प्लीमेंट कौन कराए। ये माहिदे जो है या तो यूनाइटेड नेशन के तहत हुआ था, अब तो यूनाइटेड नेशन का भी आप देख रहे हैं कश्मीर का एग्रीमेंट जी मौजूद है लेकिन अमल नहीं होता। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई इस तरह का माहिदा हो जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज ना हो, दो तरफा हो, तो वो फिर वो मुश्किलात आती हैं उसमें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ और बांग्लादेश ने एक सख्त स्टांस लिया और बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ। ये जो लोग जिनको उन्होंने फांसियां दी, जी ये उन्होंने बदले निकाले। एक्चुअली ये पाकिस्तानी थे और उन्होंने पाकिस्तान का बहुत साथ निभाया। ठीक। ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो। अच्छा, मैं सर एक लेकिन एक एक लाइन में भी आपका इस बात पे जवाब चाहूंगा, क्योंकि आखिरी सवाल ये है। बंगाल सूबा सर, जहां पर मुस्लिम लीग बनी, फिर करारदाद पढ़ने वाला शख्स बंगाली, फिर तहरीक पाकिस्तान के अंदर बंगालियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब के बारे में भी ये कि इलेक्शन में अक्सरियत थी। तो सर गलतियां, गफलत हमारी तरफ से हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई शुरू में, लेकिन ये कहना कि देखें इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे तो बहुत इस्तेमाल किया गया, जी बड़ी गफलत है, ये है वो है, इतनी भी नहीं थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी बराबर का एक फैसला हो गया कि जी बराबर जो भी अगर यहाँ पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में यहाँ अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, जी लेट्स से स्टेट बैंक की, तो उसी तरह की एक बिल्डिंग स्टेट बैंक की उधर ढाका में भी बनेगी। इधर पार्लियामेंट हाउस बना, उधर बनाया गया। इधर पार्लियामेंट के लिए बड़ी मस्जिद बनाई, उधर बनाई गई। इंडस्ट्रीज वहां भी इंडस्ट्रीज लगी। यहाँ कुछ ये था कि कराची में बॉम्बे से आए हुए लोगों ने बड़ी इंडस्ट्रीज अपनी खुद लगाई अपनी, लेकिन उनको इनकरेज किया गया और उनमें से कई लोगों ने जाके वहां भी इंडस्ट्रीज लगाई, ढाका में या मशरकी पाकिस्तान में। फिर कर्नाफुली पेपर मिल वहां बनाई इन्होंने, बहुत बड़ी, वो पूरे पाकिस्तान को वहां से कागज सप्लाई होता था, बंद बनाया कर्नाफुली का। कई काम वहां पे हुए, ये नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन वहां पे एक और जो इशू था, एक तो भारत ने प्रोपगेट करना शुरू किया कि जनाब ये 5% जिससे बोरियां बनती हैं, ये पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट और सारा पाकिस्तान इस पे पल रहा है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं थी, आप बोरियों का धागा बेच के कितना कमा देते हैं। चले, लेकिन वहां पे लोग गाड़ी में बैठे, सफर किया, टिकट ना दी। वो उस वक्त ये था कि जी मगरबी पाकिस्तान है, लिहाजा हम जिस तरह भी इनको थूक लगा सकते हैं लगाओ। जी मतलब मैं ये समझ लूं कि भारतीय प्रोपेगेंडा ही था ये सारा। बहुत ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है, उसने बड़ा वहां पे दिमाग खराब किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। अब ये तमाम चीज़ें हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा किया गया, सकूत ढाका की अगर बात की जाए या फिर APS सानिया की बात की जाए, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक कब तक पहुंचाया जाएगा? जो मास्टरमाइंड है, जो पीछे बैठे हुए, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात कर लूं तो वो क्यों आंखें मूंद लेते हैं, क्यों खामोशी, क्यों चुप साध लेते हैं, क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाते जब वहाँ खिलाफ वर्जी होती दिखाई दे रही है? इस पर जवाब देना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन को भी। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।